सर नहीं। ओके, इकबाल मेहदी आपने नहीं किया होमवर्क सेंड। आप मोहम्मद की बहन हो क्या? मौलाना इकबाल मोहम्मद, मेरी आवाज तो नहीं गुंजा रही ना? इको तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अब हो रहा है क्या? थोड़ा सा एको आ रहा है। आप बताइए बच्चों, अब आ रहा है क्या? नहीं सर। लैपटॉप के पास मोबाइल रखने से होने लगता है। ओके, ये क्लास अगर किसी की छूट गई हो ना तो वो देख लेगा। मैं जैसे ही ये क्लास होती है उसको अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप लोग की बीच में क्लासेस छूटी हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग ना आयंस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस कैसे बने। तो maximum number of electrons in a shell is given by formula is 2n square. Maximum electrons in a K shell is 2. L shell is 8. और outermost shell में जो maximum electrons आ सकते हैं वो 8 है। और the shell number is represented by KLMNO और like 1 2 3 4 5 concept का। Explain the 2n square rule with an sorry with an example. तो ये आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के शेल के अंदर क्या रूल है कि कैसे होगा, एल शेल में कितना होगा, एम में कितना होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। सॉरी, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? टेल मी शायन, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो are those electrons which are on the out valence shell of an atom. They are maximum number 8, and they are important because all chemical reactions happen in the outermost shell of an atom. ओके, वेरी गुड। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते बेटे, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बट नॉट इन लाइक इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैव 6 तो वैलेंसी 2 होगा ओनली, ठीक है, 8 नहीं होगा कभी भी। वो अभी मैं रूल बताऊंगा आपको कितना होता है, अभी वो आगे की बातें। बट जो आपने बताया वो अच्छा है। अब वाफिया फातिमा आप बताइए बेटे, आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आप बताइए फिर इसके बारे में। वाई कौन सा था, व्हाट आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? So valence electrons are the outermost shell. They are important because they determine an atom's reactivity and
chemical bonding. ओके, चलो ये भी ठीक है. हाँ. Why is the maximum number of electron in the outermost shell limited to 8? ये आप बताए सैयदा सोगरा. इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हैं, वो 8 ही क्यों है, उससे ज्यादा क्यों नहीं है? Sir, 1 minute. Sir, because atom becomes stable when they have constant. ठीक है. बिकॉज मैक्सिमम एटम follow the octet rule, mean if outermost orbit have filled with 8 electron, then they will it will become stable. That's why the maximum. Yes. ये लिख रहा what happen, कौन सा था? why that's why the maximum 8 electron will need in outermost orbit, because 8 electrons होने से एटम जो है स्टेबल हो जाता है. ठीक है. ओके. शायन आप बताएं what happen if the outermost shell is not complete? अगर लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? सर कंप्लीट मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या लाइक कंप्लीट का मतलब होता है अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता है. तो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा? सर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है कि केमिकली अनस्टेबल हो जाएगा. तो वो अनस्टेबल ही रहेगा क्या? नहीं, कुछ और होगा उसमें. ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा. क्या मैंने आप लोग को आयंस वगैरह और ये लाइक अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये सब पढ़ा दिया आप लोग को या नहीं पढ़ाया अभी मैंने? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैं इधर ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ ना उसमें धोखा लग जाता है कभी कभी. आप लोग को क्या मैंने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाया है कि लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, लास्ट ऑर्बिट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या रिजल्ट होगा, ये सब पढ़ाया है या अभी नहीं पढ़ाया? बताइए. सर नहीं 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 पढ़ाया है. ठीक है, ओके, मैं बताऊंगा. आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर कंप्लीट नहीं होगा ना तो वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल की वजह से वो स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा या फिर शेयर करेगा दूसरे एटम से. ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट. ये तो आप लोग बता देंगे आराम से, है ना? वाफिया आप बताओ 2n² के रूल से फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 32. हाँ ठीक है, ओके, गुड. ये बताइए मुझे, शायान बताओ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एटॉमिक नंबर. ऐसे नॉर्मली बताओ विदाउट सीइंग योर नोटबुक. 15 नंबर है तो कैसे होगा? 2 और 4 पहले वाले शेल में 2. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन नंबर 14 नॉट 10 नॉट 11. Okay. Sir, first one will have 2, second one will have 8, and third one will have Will have 7. 7. Sorry, so third not one 7. will have 8 and second one will have 7. No. I'm asking the question number 14. First one is will have 2, second one will have 8, then 8 or 2 is equal to 10, then 5 is remaining na, तो third one will have 5, 2 8 5. बताइए वाफिया, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर वो मुझे आंसर बताना था बट उन्होंने बता दिया. अच्छा कोई नहीं. अच्छा आप बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 13. सर क्वेश्चन नंबर 13 1 3.
Sir, 2, 8 and 3. 2, 8 and 3, sir. 3. नो, जब आप No, 8 बोलते ना 8, 10, और उससे पहले 2 बोलते तो वो 10 हो जाता है ना, तो फिर क्या आएगा उसके बाद? 2, 8 and 1. हाँ, 2, 8, 1 ठीक है, क्योंकि आप लोग, मैं ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोग 2 को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐड तो करना है ना। ओके, सैयद सुगरा, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 15। जी सर। Set 2, 8, हाँ 8, 2. हाँ ठीक है, ओके। शायान, आप बताना क्वेश्चन नंबर 16। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 3. What is its atomic number? How many valence electron does it have? Sir, it has 3 valence electrons and its atomic number is 13. ठीक है, ओके। वाफिया, आप बताओ। एन एटम हैज, क्वेश्चन नंबर 17, एन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 8. Is it stable or not? And what is the valency of this atom? And what is the atomic number is this atom? Question number sir, 17. it is stable. Okay, stable. Okay. Because it has 8 8 electrons electrons in in its outermost outermost shell. orbit. It's okay, okay. Another question. What is the atomic number of this atom? And what is the valency of this atom? वाफिया, आपको ही बताना है। Your mic is mute. Sir, 18th question. हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। इसका एटॉमिक नंबर बताना है आपको, और ये बताना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। 17. 17। Sir, 1 Samaj minute. You have only 20 seconds. Sir, 17th question, na? 17 questions में tell me the valency of that atom and the atomic number of that atom. आप लोग का मैथमेटिक का इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे 3 days मैथमेटिक्स रखता हूँ। Sir, नहीं मीनू, पता. नहीं पता बेटे, क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं पता है तो मुझसे डाउट पूछा करो, ऐसे कैसे चलेगा? चलो आप बताओ इकबाल मेहदी। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 8. इज इट स्टेबल? और अगर ये स्टेबल है तो इसका वैलेंसी कितना है? और इसका अगर वैलेंसी है तो ये इसका क्या बोल रहा था मैं, एटॉमिक नंबर कितना है? शायान, आप बताओ। Sir, question 17 ka na? हम्म Sir, it is stable because because the valence shell has 8 electrons यस, and it has atomic number 18. ठीक है। और कौन सा रह गया? नंबर 19।
An atom has atomic number 17. Write its electronic distribution. How many electrons are present in outermost shell? सर मुझे 18th क्वेश्चन में डाउट है. 18. Calculate the maximum electron possible in fifth orbit. 2n square. Then 2n is equal to 5. So 5 square 25. 25 multiplied 2 is equal to 50. Answer is 50. ओके सर. और किसी को कोई डाउट है इसमें? अदरवाइज हम लोग आगे जाके कुछ आज हम लोग वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे और आयंस के बारे में. व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ. मेरी आवाज आ रही थी उस टाइम? नहीं सर. माइक ऑफ हो जाएगा. ओके, मैं ये लैपटॉप के माइक से कनेक्ट कर रहा हूँ. हम लोग वैलेंसी पढ़ने वाले हैं. एक्सक्यूज मी सर, आपका स्क्रीन ब्लैक है. ये इम्पोर्टेंट है. हम स्लोली हम कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पे जाएंगे, केमिकल बॉन्ड पे. दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी.
Valency. Valency is the number of electrons an atom lose, gain or share to become stable. कोई भी जो एटम होता है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल होने के लिए उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ये आता है। और इंशाल्लाह ट्यूसडे से 3 डेज बीच में जो है ना, उसमें आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन की क्लास होगी। वैलेंसी विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर मैं रिज्वाइन करूँ, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। हाँ ठीक है, रिजॉइन कर लो। वैलेंसी इज द ओके नंबर सर। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम ऑफ outermost orbit या number of electron of outermost orbit of an atom. Excuse me, sir. Loses, gain और share तो लिखते हैं share to become stable. स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से लूज होंगे या गेन होंगे या फिर शेयर होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर लिखें, स्टेबिलिटी का मीन क्या होगा? Stability means having a complete outermost shell. outermost shell. यूजुअली कितना होता है outermost shell में? यूजुअली कोई बताएगा सर यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 8 शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, कॉल्ड दी ऑक्टेट रूल। ये जो डेफिनेशन है ये वैलेंसी की है, और फिर इसमें जो स्टेबल आया उस स्टेबिलिटी को भी बताया। स्टेबिलिटी मीन होता है हैविंग ए कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। ये गैप दे लेना आप लोग। शेल ये इतना बड़ा है शेल, यूजुअली 8 इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है ये ध्यान रख लो। पहला रूल, मैक्सिमम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज बता रहा हूँ। पूरा जो रिएक्शन बनेगा, केमिकल रिएक्शन, वो इन्हीं के बिना पे बनने वाला है। एटम कैन लूज और गेन मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अगर कोई पूछने लगे तो क्या आंसर होगा इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। वाई? बिकॉज लूजिंग मोर देन 3 रिक्वायर टू मच एनर्जी। वाई? बिकॉज लूजिंग। कॉपी कर लें जी सर, इसको राइट कॉपी कर लें। हाँ, आप कॉपी कर सकते हो इसको। ओके सर। मैं इंग्लिश में इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे की जो स्टडी होती है वो पूरी इंग्लिश में ही होती है, इस वजह से रिक्वायर टू मच एनर्जी। और हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे उनको पूरे तरीके से नहीं समझ पाएगा अगर मैं पूरा इंग्लिश में बोलूँ तो। क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा आप लूज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसलिए सेकंड क्वेश्चन, एटम कैन गेन मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद से कहता हूँ 11th क्लास तक की केमिस्ट्री आप लोग की बहुत अच्छी हो जाएगी और बेसिक्स तो स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि मैं 11th लेवल तक टच करूँगा। 12th का भी बहुत सारा बताऊँगा, स्टीचियो केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बताऊँगा आप लोग को, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। इतना भी अगर आ गया समझ में तो बहुत बड़ा लेवल बन जाएगा आपका। मतलब स्कूल में जो स्पेशली छोटे बच्चे वो बीट मतलब उनके आगे कोई बीट ही नहीं कर पाएगा, वो लेवल बन जाएगा। तो एटम्स कैन गेन मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। गेन भी 1, 2 या 3 कर सकता है और लूज भी 1, 2 या 3 कर सकता है। ज़्यादा करेंगे उससे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब एक स्पेशल केस आता है। इतना लिख लिया ना आप लोग ने? यस सर। ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो फिर एक बार मैं वो कर देता हूँ रिवाइज। वैलेंसी क्या होता है? एक्चुअल में कंबाइनिंग कैपेसिटी है, एटम्स का आपस में कंबाइन करने को वैलेंसी बोलते हैं। दो एटम अगर आपस में जुड़ते हैं तो उसे वैलेंसी, मतलब कितना कैपेसिटी से कंबाइन करेंगे। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दैट्स व्हाई आई already emphasize the outermost orbit because outermost orbit is very very important for us। और जितना भी स्टूडेंट होता है उसमें बहुत सारा चीज जो आता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही आता है। लाइक अगर आप बात करें सोडियम की तो 281, तो 28 जो है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो इनर मोस्ट ऑर्बिट और मिडिल ऑर्बिट है उनका कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ लास्ट का ऑर्बिट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स का उसी का सब काम होता है। तो इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड वैलेंसी, आपका मेटल कैसा होगा, नॉन मेटल कैसा होगा, रिएक्शंस कैसी होगी, एटम्स क्या बनेगा, किस टाइप का एटम्स होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, सब चीज आर डिपेंड ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर उसके बाद कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसे बोलते हैं सेकंड लास्ट ऑर्बिट, वो ओनली मेटल्स में इंपॉर्टेंट होगी। 11th क्लास में उसका टॉपिक आता है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। 12th में भी है, डी ब्लॉक ट्रांजिशनल मेटल, 12th क्लास का ये चैप्टर है, उसमें ये सेकंड लास्ट ऑर्बिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांजिशनल मेटल्स उनको बोलते हैं, देखिए ये जो मैंने वैलेंसी बोला ना, ये एक ही नंबर आएगा। अभी जब मैं आपको इसमें टीचिंग में बताऊंगा तो आपको एक नंबर मिलेगा। लाइक ऑक्सीजन वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, सोडियम वैलेंसी 1। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट जिनका 2-3 वैलेंसी आएगा, एक भी बनेगा, दो भी बनेगा, तीन भी। तो उन मेटल्स को जो अपना स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मीन
ट्रांजिशन कर सकते हैं, उनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू 12th क्लास, इसलिए मैं ज़्यादा उसको टच नहीं करूँगा। स्लोली हम जाएंगे, एकदम से जंप नहीं मारेंगे कि आप लोग बाउंस ही मार जाएं ये क्या हो गया, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी इंशाल्लाह 0 से मीन अगर मैं आपको मैथमेटिक्स का बताऊं तो मैं 6th क्लास से स्टार्ट करूंगा और वो इंशाल्लाह 12th लेवल तक लेके जाएंगे हम लोग। इतने कम टाइम में जा सकते हैं, बस ये है कि आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे वाफिया को मैं देख रहा हूँ तो उनको अभी डाउट्स हैं बहुत सारे, बट वो कभी पूछते नहीं है। बेटे ये बाई हार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बाई हार्ट करना ही होता तो स्कूल में तो पढ़ाया जाता है ना ये सब। आपको जो डाउट है ना, जो चीज़ समझ नहीं आए, आप एक नोटबुक पे लिखना और व्हाट्सअप करना मुझको कि इस चीज़ में मुझको प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज आगे जाओगे तो आगे तो आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे, ये बढ़ता चला जाएगा लेवल, ये अभी स्टार्टिंग है इसकी। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था बट कम पढ़ाया था क्योंकि वो बच्चे क्या बोलते हैं, टाइमिंग का मेरा थोड़ा इशू आ गया था, लेकिन अभी बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस बना रखा है। और वो IIT अगर नीट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए बेसिक। आप ये समझ लो आप ये स्कूल का नहीं पढ़ रहे, आप एक अलग लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी कर रहे हो, इसलिए आपका बेसिक बहुत अच्छा लेवल का होना चाहिए। स्कूल लेवल तो वैसे ही आपने पार कर दिया, जो 6th 7th 8th में है उनका लेवल पार हो चुका है, उनके लिए इतना नहीं आता, ये बहुत ऊपर की बातें होने लगी है। एटम्स कैन गिव मैक्सिमम 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम नहीं देता है। एटम कैन लूज मैक्सिमम 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा एटम लूज नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज़ में पूछूंगा शायान आपसे, एटम जो लूज करेगा या गेन करेगा वो कौन सी वाली ऑर्बिट में से करेगा? सर सुन नहीं पाया। एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो वो कौन सी ऑर्बिट में से करता है ऐसा? सर बैलेंस वैलेंस ऑर्बिट या हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको, लास्ट ऑर्बिट में से, ठीक है। चलो ठीक है, तो थर्ड केस में बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल केस। अगर एटम्स के लास्ट में 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो लूज कर देगा, 2 हो तो लूज कर देगा, 3 हो। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका मीन क्या हुआ? जी शायान तो बता देंगे, लेकिन वाफिया से सुनना है मुझे। वाफिया मुस्कुरा रही हैं, नहीं समझ में आया? बोलो बेटे तेज, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये बताइए आपको समझ नहीं आया ये? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है। नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये बहुत हिम्मत की बात है कि आपको समझ नहीं आ रहा और आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, वरना भाग जाते बच्चे छोड़ के, समझ नहीं आता तो। देखो एटॉमिक नंबर जो हमारा रिलेट करता है वो इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से करता है, तो जितना मैं इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर बोलूंगा ना, इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और इतना ही प्रोटॉन होता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है 281, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। आपने बताया था कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसके फॉर्म गूगल फॉर्म में। सर आपकी वॉइस आ नहीं रही है, ब्रेक होके आ रही है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ गूगल फॉर्म में आपने फिल किया था इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री? सर मैं रीजॉइन करूँ, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है ओके, दोबारा से ज्वाइन कर। शायद आप बताइए। जी सर। 281, अभी से एटम को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? सर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को या नहीं? सर नहीं गेन कर सकता है क्योंकि बहुत एनर्जी का रिक्वायर करना पड़ेगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल फॉर गेनिंग बाय एन एटम।
बिकॉज मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन और वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है 3 इलेक्ट्रॉन को लेना, इसलिए ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? सर इसका वैलेंसी 1 है। 1 होगा। ठीक है, और हम समझने के लिए नॉर्मली इसको बोल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +1 बोलते, बट नॉर्मली वैलेंसी को हम +1 या -1 में नहीं कंसीडर करते, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, तो इसलिए वैलेंसी क्या है इसका? 1 है। ठीक है बच्चों, इसका वैलेंसी 1 है, बट हम लोग ऐसे ही समझने के लिए उसको बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ सिलिकॉन नहीं, फॉस्फोरस, phosphorus is Sir, 15, phosphorus is 15, तो 2 8 5। अब बताओ शायान, इसका वैलेंसी कितना होगा और ये क्या करेगा? सर इसका वैलेंसी 3 है और वो गेन करेगा 3 हाँ, इलेक्ट्रॉन ये को। गेन करेगा। ठीक है, तो ये गेन करेगा तो इसका वैलेंसी कितना बनेगा? 3, -3 बोलते हैं हम, बट नॉर्मली वैलेंसी इज नॉट कंसीडर एज ए प्लस और माइनस, बट समझने के लिए हम बोल देते हैं, और इसका वैलेंसी क्या बनेगा? 1। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये थिंग्स, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती, वो 11th-12th में भी पहुंच जाते। अब एक चीज ध्यान देना शायान, अभी ये समझ में आएगा ये बनेगा क्या। देखो, फॉस्फोरस पे प्रोटॉन कितना है? 15। सर फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना है? 15। दोनों बैलेंस हैं। ठीक है, इन न्यूट्रल कंडीशन। लेकिन अगर अभी इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, आफ्टर गेनिंग, जब इसने गेन किया तो फॉस्फोरस पे प्रोटॉन तो कितना बना? 15। ये प्रोटॉन है, इसे फॉस्फोरस मत समझना, और ये जो P है ये क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो गेन करने के बाद प्रोटॉन तो 15 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 15 + 3 मीन 18। तो इसका दैट मीन इलेक्ट्रॉन है मोर देन प्रोटॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव होता है। तो फॉस्फोरस कैसा बन जाएगा? P-3 ऐसा बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल था तो ये न्यूट्रल था। कैसा था ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये कैसे बन गया? ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, तो अभी ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? नहीं आया हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। सर अगर क्या सर बोल रहे अगर हैं? E-3 होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैं समझाता हूँ दूसरे पेज पे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सल्फर। सल्फर सल्फर आप लोग ने देखी होगी, बट पता नहीं आपको, जो हम फायर क्रैकर करते हैं उसमें येलो कलर की रहती है सल्फर। इसका जो सिंबल है वो S है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। अब वाफिया जो मैंने बताया था आपको एटॉमिक नंबर, उससे क्या मतलब है, वो समझ में आया या अभी नहीं आया? जल्दी से बताइए वाफिया। सर फिर से बोले, मैं वो मम्मा बुलाई थी, मैं चली गई थी। जी, सर वो मेरी मम्मा बुला रही थी तो मैं चली गई थी, एक और बार रिपीट कीजिएगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये
तो अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इसमें 16 ही प्रोटॉन होंगे और 16 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। बस इतनी सी बात है। किसी भी चीज़ का अगर मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ तो आपको उसमें ये देखना है, उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। बस सिंपल सी बात ये है। सर वो जो आपने अभी बताया फोस्फोरस, वो एक बार और समझा दीजिए। कोई बात नहीं, ये वाला मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। ठीक है, बीच बीच में म्यूट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, देखो ये सल्फर है। सल्फर इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितना प्रोटॉन, 16 ही इसमें प्रोटॉन होगा, 16 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो आप वाफिया ये बताइए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे सर 16 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। तो अब मैं इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को भी बना रहा हूँ। 2 8 8 और 2 कितना हो गया? 10। 10। पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 6, क्योंकि ये 16 है। ठीक है, अब ये बताइए शायान, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको स्टेबल होने के लिए? अगर यहाँ पे मैं एक सल्फर बनाता हूँ तो प्रोटॉन इसमें देखे मैंने 16 है, इलेक्ट्रॉन देखे मैंने इसमें 16 है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इधर क्यों नहीं चल रहा है फैन? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, जी सर। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हैं। मीन पॉजिटिव और नेगेटिव आर इक्वल। क्या है? ये इक्वल है। इनके इक्वल होने से जो सिस्टम है एटम का वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, मीन नो चार्ज। ठीक है, ऐसा रहेगा। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि स्टेबल जब ही होता है जब लास्ट ऑर्बिट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये 286 है। तो अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा सल्फर? वाफिया आप बताइए क्या करेगा स्टेबल होने के लिए? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ऑर्बिट्स में फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 6। अब इसको स्टेबल होना, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? सर ये स्टेबल होने के लिए मत तो गेन क्या चीज? अरे सारे लोग सर माइक्रोफोन ऑन नहीं करें। बताइए। सर वो स्टेबल होने के लिए गेन लूज करेगा। स्टेबल होने का रूल क्या रहता है? लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। उसके बाद दूसरा रूल ये रहता है कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो ये इजिली सी बात है, ये क्या करेगा? गेन करेगा। क्योंकि लूज तो नहीं कर सकता ना 6 को, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा।
तो अब अगर हम सल्फर को देखेंगे गेन करने के बाद, तो इसमें प्रोटॉन तो 16 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 प्लस 2 मीन 18 हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो छोटा हो गया नेगेटिव चार्ज से, 2 का, है ना। तो ये जो हमारा सल्फर हो, सॉरी फॉस्फो, ये जो हमारा सल्फर होगा ये क्या हो जाएगा? -2। मतलब इसके ऊपर 2 चार्ज आएंगे, या तो ऐसे लिखते हैं इसको, या ऐसे लिखते हैं S माइनस माइनस। और जब इन पे चार्ज आ जाता है ना पूरा, तो इनको हम फिर एटम नहीं बोलते, इनको हम फिर बोलते हैं आयन। क्योंकि ये जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में इनका चार्ज स्टेबल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। ऐसा जितना भी चार्ज जाता है, अगर जी सर ये जो प्रोटॉन 16 और जो इलेक्ट्रॉन 16 + 2 18 हो गया, तो प्रोटॉन 18 नहीं होगा? प्रोटॉन में चेंज नहीं आता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। सिर्फ चेंज जो आता है वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होती है, लास्ट ऑर्बिट होगी, उसी में चेंज आता है। कहीं भी चेंज नहीं होता एटम में, सिर्फ उसकी लास्ट ऑर्बिट में चेंज हो रहा होता है। तो प्रोटॉन तो अंदर ही रहता है न्यूक्लियस के, ओनली इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है सब कुछ जो हो रहा होता है, इसलिए, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। ओनली और ओनली लास्ट ऑर्बिट जो होती है एटम की, उसी में चेंज आता है। इसकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से ले लिए, तो वो क्या बन गया? नेगेटिव। क्यों बना नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में कितने आयंस बन गए? 2 माइनस बना वो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, अगर एक लेता तो 1 बनता। ठीक है, ओके सर। ध्यान समझ में आया ये? जी सर। ठीक है, बस थोड़ा सा और, उसके बाद छुट्टी। अब देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 281। अब ये क्या करेगा? लास्ट ऑर्बिट में ये लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। प्रोटॉन कितने थे? 11। आफ्टर लूजिंग क्या हुआ? ये लूज क्यों करेगा? या तो ये ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, या फिर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये लूज कर देगा इसको, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से नहीं ले सकता ना। तो अभी जब ये लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे 10, प्रोटॉन हो जाएंगे 11, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब आपने देखा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, कितना? 1 ज्यादा हुआ। तो आपका जो सोडियम है ना, वो क्या बनेगा लूज करने पे? +1, ऐसा। और ये आयन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मली एटम। और ये क्या है? आयन। ऐसा। जैसे कैल्शियम है, 20 होता है, तो इसका अगर हम बनाते 2882, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लास्ट में लूज कर देता है। तो लूज करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन 20। प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए जब लूज करेगा, प्रोटॉन ज्यादा है, तो Ca+2, मतलब जितना ज्यादा होगा इतना चार्ज उस पर आ जाएगा। और ये क्या है? आयन। ऐसी जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 17 है, तो 287। 7 की वजह से क्या, इसको क्या जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करने से क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 18 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट उसको कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन से। और क्लोरीन के जो प्रोटॉन है वो सेम 17। तो अब यहाँ पे क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस, तो ये -1 चार्ज आ जाएगा, मीन क्लोरीन इज -1। ऐसे ये आयन बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है?
जी सर। अब आप लोग मैग्नीशियम का बताइए। मैग्नीशियम इज 12। वाफिया आप बताओ क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्या बनेगा ये? सब लोग जल्दी से अपना नोटबुक में करो, के बाद ये बताना। सर ये 12 लिखा है ना आपने? हाँ 12 लिखा है, मैग्नीशियम इज 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सर 2 जी बताइए। सर वो क्या चीज? सर वो उसका है 282। वो तो है, मैं इनसे वाफिया से पूछ रहा हूँ। सर ये बताइए। सर ये लूज करेगा। हाँ लूज करेगा, ठीक है। इसका पहले एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होगा हाँ वो सब बताऊं? चीजें बताओ जो जो पता है आप। हाँ जो पता है ना आपको वो सब बताओ। पहले ऑर्बिट में कितना, दूसरे में कितना। सर इलेक्ट्रॉन में 11 हो जाएगा, प्रोटॉन विल बी द 12। 11 कैसे होगा? पहले इसका ऑर्बिट में बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? 2 ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में? 8 8। और थर्ड ऑर्बिट में? 2 2। ठीक है। अब ये क्या करेगा इस 2 के साथ, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 12। 12 इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 12 10 नॉर्मल कंडीशन में। और नहीं 12। 12 ही है। जब ये लूज कर देगा, और ये लूज क्यों कर रहा होता है, क्योंकि इसे स्टेबल होना है। स्टेबल किस कंडीशन में होगा? जब इसकी लास्ट ऑर्बिट में या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। आफ्टर लूजिंग क्या बचेगा इस पे इलेक्ट्रॉन्स? ये 2 निकल के चले जाएंगे। 10 तो प्रोटॉन तो इस पर 12 ही है। 12 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पर? 10। 10। तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, मतलब +2 है ना। प्रोटॉन यस प्लस सर। होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? Mg जो है ना, वो आयन बन जाएगा +2, मतलब पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा ये? पॉजिटिव पॉजिटिव है। आयन। और ये अट्रैक्ट करेगा अपने पास नेगेटिव आयंस। ठीक है। तो अब आप लोग सर का ये जो होमवर्क ये है। जी बताओ। सर ये जो मैग्नीशियम +2 है तो इसको प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं ना? हाँ ऐसे लिख सकते हो, Mg प्लस प्लस। ओके सर। अब ये आयन है ना। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने जैसे, अपने अपोजिट आयन को, मीन नेगेटिव आयन को ही अट्रैक्ट करेगा। ऐसा। अब आपका होमवर्क क्या है? अप टू 20 एलिमेंट्स, उनका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला। दूसरा क्या लिखना है? वैलेंसी। तीसरा क्या लिखना? आयन। वाफिया ये बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी?
So valency 8. 8। वैलेंसी वही होता है जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो कितनी होगी इसकी वैलेंसी? सर 2। 2 है इसकी वैलेंसी। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। अच्छा, अगर फॉस्फोरस है 15, 2, 8, 5, इसकी बताओ वाफिया कितनी वैलेंसी होगी? So 1. 1 कैसे होगी? इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है स्टेबल होने के लिए? सबसे पहले ये बताओ स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल का मतलब क्या होता है? So वो स्टेबल हो सके अच्छे से। स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल का मतलब क्या होगा? मतलब क्यों, क्या होगा ऐसा कि जिससे हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है? ये कोई जॉब करने थोड़ी जाता है जो इसको बोलेंगे हम ये अब स्टेबल हो गया। हमारी सोसाइटी में तो जो जॉब अच्छी होती है उसको बोलते हैं ना स्टेबल है, बट यहाँ पे कब बोलेंगे इसको ये स्टेबल है? जल्दी से बताइए। जी मुझे पता है, शायान को पता है। नहीं पता वाफिया? नहीं सर, समझ में नहीं आया। अच्छा आप बताओ इकबाल मेहदी। ठीक है, आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो वरना वो एको होता है। इकबाल मेहदी आप बताओ। सर नोबल गैस। हाँ उसको बोल सकते हैं नोबल गैस, लेकिन ये स्टेबल कब होगा? ये स्टेबल जैसे फॉस्फोरस है, अगर हमें इसे स्टेबल करना है तो। सर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। हाँ ठीक 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 है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ये गेन क्यों करेगा? सर स्टेबल होने के लिए। हाँ क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी के लास्ट ऑर्बिट में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल है, मतलब नोबल गैस का एटॉमिक नंबर उसने कंप्लीट कर लिया है, वो बात की बात है। लेकिन ये क्या होगा, अभी स्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का नीड होगा स्टेबल होने के लिए? कोई भी एटम्स को आप चेक करो वो स्टेबल है या नहीं है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 है तो इसमें 3 की जरूरत है। अब इकबाल मेहदी आप मुझे ये बताइए इसका वैलेंसी कितना है फॉस्फोरस का? सर 5। सैयदा सुगरा आप बताइए इसमें वैलेंसी कितना है? सर 3। शायान आप बताइए कितना वैलेंसी है? सर 3। हाँ इसका वैलेंसी कितना है? 3। वैलेंसी लास्ट के नंबर को नहीं बोलते हम, ध्यान देना। वैलेंसी मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन्स का उसको नीड है, कितना लूज करेगा या कितना गेन करेगा, उन नंबर को बोलते हैं हम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा? एक भी नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करने वाला है। तो यही 3 जो है ना इसका वैलेंसी है। और इसको हम समझने के लिए प्लस माइनस में बोल देते हैं, मीन ये -3 है। माइनस क्यों बोला इसको? ये तो आ रहा है ना इसके पास, इसे प्लस बोलना चाहिए था, बट हमने माइनस क्यों बोला? तो उसका एक लॉजिक ये है, प्रोटॉन इसमें 15 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 15 है, बट आफ्टर गेन और लूज प्रोटॉन कितना बचा? 15, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका? नेगेटिव, तो -3 ज्यादा हो गया इसमें। ठीक है, इस वजह से जो फॉस्फोरस है ना ये -3 हो जाएगा आयन। या तो आप ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो आप, P माइनस माइनस माइनस, ऐसे भी लिखा रहता। ठीक है।
ये समझ में आ गया ना आप बच्चों के? तो अप टू 20 तक एलिमेंट्स तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उसका वैलेंसी निकालना है और बताना आयन वो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। आयन का डेफिनेशन किसी को पता है क्या? शायन आप बताएंगे? सर अगर एक एटम में ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल नंबर नहीं होगा तो वो आयन बन जाते हैं। अगर Actually, this is a प्रोटॉन्स practical definition, but this is a practical definition. It's a good. But normal definition क्या होती है? Whenever an atom lose or gain or share an electron, then the need of the electron outermost orbit. Oh sorry, वो नहीं, वैलेंसी नहीं, आयन पूछ रहा हूँ ना। Whenever an atom gain or lose electron, then it will become positive or negative charge. That is known as ion. ऐसा सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली टेक्निक बता रहा हूँ कि ऐसा इस वजह से होता है, मीन ये इफेक्ट है। और लेकिन उसका डेफिनेशन जो होता है उसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख। इसके बाद बस ये डेफिनेशन लिख के आयन का फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। सर आपने ऑलरेडी लिखवाया है। हाँ लिखवाया तो है, बट सारे बेचारे बच्चे वो पढ़ते भी नहीं है खोल के। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत सारी चीजें बताई भी हैं। आयन An ion is an atom। अच्छा आयन में एक चीज और होती है पता है, एटम सिर्फ एक ही एटम होता है, आयन ग्रुप वाला भी बन जाता है। वो बाद में बताऊंगा, उनका नाम बदल जाता है, उन्हें रेडिकल्स बोलते हैं। आयन या तो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है दैट कैरी क्या करता है, वो चार्ज लेके जाता है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बिकॉज it has lost or gained electrons। इतना सिंपल डेफिनेशन है। आयन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या बोलते हैं, एन आयन, भी वो कैटायन बोलते हैं। और दूसरा टाइप का क्या होता है, नेगेटिव आयन, जिसका नाम क्या होता है, एन आयन। ठीक है। पॉजिटिव में जैसा Na प्लस, Ca+2, पोटेशियम प्लस, एल्यूमिनियम +3। नेगेटिव में O-2, क्लोरीन -2, फ्लोरीन -2, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आप लोग को कर लेना है अच्छे से, मैं होमवर्क भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। और आज की क्लास खत्म होती है।